एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ है, उसी की कंटिन्यूटी में यह आज का लेक्चर है। इसे हम कहेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द एडवेंट ऑफ यूरोपियन। हमने पोर्तुगीज़ भी डिस्कस कर लिए इन डेप्थ, हमने डच भी डिस्कस कर लिए इन डेप्थ, हमने ब्रिटिश भी डिस्कस कर लिए, और आज टर्न है फ्रेंच। तो लेक्चर का नाम हम कुछ इस तरह से रख लेते हैं, एडवेंट ऑफ फ्रेंच। एडवेंट ऑफ फ्रेंच की अगर हम बात करें तो ये भारत में आने वाले यूरोपियों में से अंतिम यूरोपीय ताकत के तौर पर कहलाएंगे। लास्ट यूरोपियन फ्रेंच। बहुत सारे कंसेप्ट अब इनके बारे में हम सीखेंगे और उनको वन बाय वन हम अनलॉक करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि यूरोप में इनकी शुरुआत कहाँ पर किस तरह से हुई। एक पर्सन का नाम आप कभी नहीं भूलेंगे और इस पर्सन का नाम है जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। क्या खासियत है इस पर्सन की? ये जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट उस समय में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कहां पर? फ्रांस में। और उस समय जो रूलर है उसका नाम क्या है? किंग लुइस 14। रूलर कौन है? लुइस 14। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। तो जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट के प्रयासों से ही 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ओके, क्या नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का? कैंपेन्स डेस इंडेस ओरिएंटल्स। कैंपेन्स डेस इंडेस ओरिएंटल्स, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 बहुत बाद का समय है। लंबे समय से भारत में डच और ब्रिटिशर्स खुद को सेटल करते आ रहे हैं। अगर इस डेट के कंपैरेटिवली हम देखने का प्रयास करें तो सेटल होने के बाद भारत की तरफ आने से पहले ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने एक प्रयास किया और उस प्रयास के तहत ये जो अरेबियन सी का रीजन है, इस अरेबियन सी रीजन में इन्होंने पहले मेडागास्कर को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन मेडागास्कर के एरिया में इन्हें बहुत ही हैवी लॉसेस बेयर करने पड़े और ये यहाँ पर अपना फुटप्रिंट नहीं बना पाए। क्यों करना चाहा? उस समय में अगर आप किसी भी लेवल पर यूरोप से समुद्री यात्रा तय करके भारत आना चाहते हैं तो ये अगर मेडिटेरेनियन सी है तो ये अटलांटिक ओशियन आपको अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होके गुजरना होगा। लेकिन यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड दो पावर्स का है, ब्रिटिश एंड डच, जिसमें डच को बाद में रिप्लेस करके स्ट्रॉन्ग पावर ब्रिटिश बन जाएंगे। तो इनके इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट को न्यूट्रल करने के लिए आपको मेडागास्कर के रीजन को स्ट्रॉन्गली होल्ड करना होगा, तभी आप इस पर्टिकुलर रीजन से सेफली बिना पायरेसी के, बिना डिवास्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन के अपने शिप्स इजीली ले जा सकते हैं इंडिया की तरफ। लेकिन मेडागास्कर में किए जा रहे ये इन्वेस्टमेंट्स एंड वेंचर्स काफ़ी नुकसानदायक रहे
और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी लॉस भी हुआ। लेकिन एक पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर्सन का नाम है फ्रैंकोइस कैरो। कैरो या कैरन, जो कहना है आप कह सकते हैं। ये 1667 में भारत की तरफ यात्रा तय करेंगे अपना एक दल लेकर के। तो हर कोई आता है अलग अलग समय में। कभी वास्को डी गामा आए थे, आपने पढ़ा था, है ना। और इसी तरह से फ्रेंच की तरफ से ये फ्रैंकोइस कैरो, और ये भारत में रीच करेंगे। और सबसे पहले 1667 में ये आकर के उतरेंगे सूरत। और उस समय इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के फ्रैंकोइस कैरो को अनुमति दी जाएगी उस समय के मुगल एम्पायर औरंगजेब। तो इनको भी फैक्ट्री लगाने की अनुमति किसने दी? औरंगजेब ने। और फिर ये अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में कहाँ लगाएंगे? सूरत। तो सूरत एक ऐसा इम्पोर्टेंट पोर्ट है उस समय में जहाँ पर हर किसी की फैक्ट्री है, चाहे वो पोर्तुगीज था, चाहे वो डच थे, चाहे वो ब्रिटिश थे। और वहीं पर फैक्ट्री बनाई गई किनके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? वो कौन सी यूरोपीय ताकत है जिसने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री भारत में सूरत को बनाया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली भारतीय फैक्ट्री सूरत है। हालांकि सूरत में फैक्ट्री सबकी है, लेकिन पहली भारत में फैक्ट्री बनाने वाले सूरत में कौन लोग हैं? फ्रेंच। बात क्लियर? जैसे सबकी अपनी अपनी है ना, डच की मछलीपट्टनम, तो ब्रिटिश की भी मछलीपट्टनम थी। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ है? सूरत। टाइम 1668। फरमान औरंगजेब से मिला, बनाई फ्रैंकोइस कैरो ने। अगला पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट, एक साल बीतने का ही समय था। 16 वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, स्टेट वाइज बहुत फैक्ट्रीज पूछी जाती है कि कौन कौन सी फैक्ट्री वेस्ट कोस्ट में है, ईस्ट कोस्ट में। मैच का कॉलम आता है, फिर आइडेंटिफाई करना होता है कौन कौन सी थी, कौन कौन सी नहीं थी, कौन सी किस पावर की फैक्ट्री थी मेनली। 1669 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्री बनाई जाती है गोलकोंडा के सुल्तान से फरमान प्राप्त करने के बाद। और ये फैक्ट्री बनाने का काम करते हैं मैरकरा। और मैरकरा की ये जो फैक्ट्री है इसका नाम है मछलीपट्टनम की फैक्ट्री। तो अब आप देख पा रहे हैं कि मछलीपट्टनम में भी इनके पास फैक्ट्री आ गई, सूरत में भी इनके पास फैक्ट्री आ गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज इनके पास आती चली जा रही हैं। और इतना ही नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेंगे और इन्हें कुछ और इम्पोर्टेंट एरियाज भी मिलेंगे, ये वहाँ पर भी फैक्ट्रीज बनाएंगे। जैसे 1669 में मरकरा के द्वारा जब मछलीपट्टनम की फैक्ट्री बनाई गई, उसी समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे जिनका नाम हुआ करता था फ्रैंकोइस मार्टिन या फ्रांसिस मार्टिन। ओके, तो मार्टिन का नाम आप नहीं भूलेंगे, ये नाम आपको याद रखना है। क्या खासियत है इनकी? इन्हें ये पर्टिकुलर आंध्र के रीजन में, तमिलनाडु के रीजन में एक इम्पॉर्टेंट मुस्लिम गवर्नर हुआ करता था वेलिकोंडा एरिया का। और वेलिकोंडा रीजन के इस गवर्नर के द्वारा, जिसका नाम उस समय में शेर खान होता था, उसने मार्टिन को एक विलेज एलोकेट किया, एक विलेज दिया। और वही विलेज आगे जाकर के 1673 के अराउंड पौंडेचेरी कहलाया। पौंडेचेरी आई बात समझ में? और फ्रांसीसियों का इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर भी कौन सा था? पौंडेचेरी। अगर आप आज की डेट में भारत में किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पोर्तुगीज़ इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो आपको गोवा विज़िट करना चाहिए। और आप भारत में अगर फ्रेंच आर्किटेक्चर के घर देखना चाहते हैं, फ्रेंच कॉलोनीज़ देखना चाहते हैं, फ्रेंच ट्रेडिशन देखना चाहते हैं, आपको यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में विज़िट करना चाहिए, आपको मिल जाएगा।
आज़ादी के बाद अगर कोई यूरोपीय ताकतें भारत से गई हैं तो वो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ हैं। 1961 में अगर पोर्तुगीज़ भारत से गए हैं तो फ्रेंच 1954 में गए हैं। ये भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। आज़ादी के समय तो भारत से ब्रिटिश गए हैं, डच बहुत पहले चले गए थे, लेकिन फ्रेंच और पोर्तुगीज़ आज़ादी के बाद गए हैं। और ये पौंडीचेरी उस समय का केवल पौंडीचेरी नहीं था, इसमें काफ़ी सारे इलाके आते थे, जिसमें तमिलनाडु का कारिकाल भी आता था, आंध्र प्रदेश का यमन भी आता था, मालाबार का यानी कि केरला का माहे भी आता था, और तमिलनाडु का ही पौंडीचेरी भी। तो ये 4 एरियाज मिल करके एक पौंडीचेरी बनते थे। आई बात समझ में? तो यमन, माहे, कारिकाल एंड पौंडीचेरी मैं अभी मैप पे बना के बताऊंगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमें 1668 की फैक्ट्री, 1669 की मछलीपट्टनम की फैक्ट्री, 1673 पौंडीचेरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये वही समय है जिस समय में 1672-73 के दौरान मुगलों के बंगाल के रीजन के गवर्नर शाइस्ता खान के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट विलेज हैंडओवर किया जाएगा फ्रांसीसियों को, जिस पर्टिकुलर विलेज में 1693 के अराउंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्री क्रिएट होगी और बहुत इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट क्रिएट होगी, जिसका नाम होगा चंद्रनगर, बंगाल का चंद्रनगर। तो आपको पूछा ये किसने दिया, तो शाइस्ता खान औरंगजेब के अंडर ही था, तो ये भी औरंगजेब ने दिया। और अगर नाम शाइस्ता खान आ जाए तो शाइस्ता खान क्या देना। टाइम पूछ लिया जाए तो टाइम एग्जैक्ट बनता है 1693। 1693 एरिया बंगाल, नाम चंद्रनगर। चंद्र उस समय नागौर ऐसे लिखते थे, तो चंद्रनगर लिखेंगे आप। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है बंगाल की। तो देखिए चंद्रनगर में भी फैक्ट्री है, मछलीपट्टनम में भी फैक्ट्री है, सूरत में भी फैक्ट्री है, पौंडीचेरी में भी फैक्ट्री है। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं इनकी। इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए? अब आपको कुछ चीज़ें अनदर वे में समझाने का प्रयास करते हैं। वो क्या कंसेप्ट हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा कि फ्रेंच कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे बाकी यूरोपीय कंपनियों की ऑर्गेनाइजेशन से भिन्न थी, उससे अलग थी, डिफरेंट थी। वो कैसे? हमने जितनी भी अदर यूरोपियन कंपनीज देखी, उन सभी कंपनीज को हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। चार्टर्ड, क्योंकि वो चार्टर इशू करके बनाई गई और उनमें मेजॉरिटी रोल प्ले किया बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, शेयर होल्डर्स, प्रोफेशनल्स ने। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का डिफरेंस ये था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह की पब्लिक कंपनी थी। पब्लिक कंपनी का मतलब ये एक तरह की सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। मतलब ये सरकार के द्वारा बनाई गई एक कंपनी थी। मैंने अभी बताया जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। कंपनी बनाने की अनुमति किसने दी? लुईस 14 ने। और ये एक तरह की सरकारी कंपनी के तौर पर एग्जिस्ट हुई। इसके मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स मर्चेंट्स ना हो करके ब्यूरोक्रेट्स थे। ये ब्यूरोक्रेट्स की कंपनी काउंट हुई है। आई बात समझ में? इसी वजह से इसके बर्बाद होने का कारण भी यही होगा। तो इसके लिए हमें इसका थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप समझना होगा, फिर हमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या था इसका? इस पूरी कंपनी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन विंग को मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सबसे सुपीरियर बॉडी जो हुआ करती थी, उसका नाम हुआ करता था काउंसिल डेस इंडीज। काउंसिल डेस इंडीज यानी कि काउंसिल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ इंडिया इसे मैनेज करती थी। कैसे मैनेज करती थी? तो अब काउंसिल ऑफ इंडिया को समझना होगा। क्लियर हो रहा है सब? यस सर। काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में समझिए।
जो काउंसिल ऑफ इंडिया होती थी, इस काउंसिल ऑफ इंडिया में जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते थे उन मेंबर्स को कहा जाता था डायरेक्टर्स। ये डायरेक्टर्स मेनली नॉमिनेटेड होते थे और नॉमिनेशन इनका कौन करता था? फ्रेंच किंग। तो काउंसिल ऑफ इंडिया जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऑपरेशंस को मैनेज कर रही है, उस काउंसिल ऑफ इंडिया को मैनेज करने वाले लोग जो हैं वो डायरेक्टर्स हैं और यह डायरेक्टर नॉमिनेटेड हैं किसके द्वारा? फ्रेंच किंग के द्वारा। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है कि इस काउंसिल में इस कंपनी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है। ये तो एक मैनेजिंग बॉडी है जो मैनेज करने का काम कर रही है किसको? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैनेजिंग बॉडी मैनेज कर रही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक फैक्शन शेयर होल्डर्स का भी होता था, लेकिन ये शेयर होल्डर्स उन शेयर होल्डर्स की तरह नहीं होते थे जैसी ब्रिटिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। मतलब ये मर्चेंट या ट्रेडर्स ना हो करके उस समय में मेनली जो फ्रांस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज द नोबल सेक्शन, यानी एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन, एंड द सेकेंड वन इज रेंटियर्स। एक बहुत बड़ा सेक्शन होता था मिडिल एजेस में यूरोप में जो बड़े लेवल पर लैंड होल्ड करता था, जिसे हम लैंडेड जेंट्री या लैंडेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास कहते थे, जो नोबिलिटी थी, नोबल्स। इसी तरह का एक सेक्शन जो नोबल से नीचे था, जिसके पास बहुत भूमि है और वो वही भूमि के द्वारा प्राप्त हो रहे रेंट के दम पे अपना जीवन यापन करता है, यह रेंटियर्स थे। तो इन भूमिपतियों की, जिनका सरकार में एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो किंग की उस एरिस्टोक्रेटिक नोबिलिटी स्ट्रक्चर का पार्ट है, शेयर होल्डर के दौर पे इनका पैसा लगा हुआ था, नोबिलिटी का एंड रेंटियर्स का। तो यहाँ पर भी एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, प्रोफेशनल मर्चेंट्स नहीं है उस लेवल पे। और यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं ये भी नॉमिनेटेड बाय द किंग हैं, तो ये भी उन्हीं के फेवरेबल पर्सन्स होंगे, कुछ मर्चेंट्स होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। ये दो चीज़ें समझी, एक शेयर होल्डर है और एक डायरेक्टर्स हैं। ओके, तो जो डायरेक्टर से बनने वाली एक मैनेजिंग बॉडी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जिसको हम कहते हैं काउंसिल डेस इंडीज। काउंसिल ऑफ इंडिया में जब डायरेक्टर है तो कोई ना कोई प्रिसाइडिंग बॉडी तो होगी जो डायरेक्टर्स के ऊपर कॉल लेने का काम करे। तो इन सब के ऊपर, मतलब इन्हीं डायरेक्टर्स में से एक पर्सन जो इस काउंसिल ऑफ इंडिया को मैनेज करता है वो है डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल, ओके, डायरेक्टर जनरल। तो काउंसिल ऑफ इंडिया का ये डायरेक्टर जनरल सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होता था जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया के काम को देखता था। क्लियर बात? मैंने फिर समझाया, जैसे ब्रिटेन की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे लंदन में, वैसे ही काउंसिल ऑफ इंडिया है जो काम देख रही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। उसमें मेंबर के तौर पे डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स इलेक्टेड नहीं है शेयर होल्डरों की तरफ से, डायरेक्टर नॉमिनेटेड हैं। किसके द्वारा? किंग के द्वारा। तो गवर्नमेंट का होल्ड बहुत बढ़ जाता है। शेयर होल्डर्स भी प्रोफेशनल मर्चेंट्स नहीं हैं जो प्रॉफिट मेकिंग इंटरेस्ट की वजह से अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज के दम पर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके मुनाफा बनाना चाहते हैं। हाँ, मुनाफा तो बनाना चाहते हैं, बट नॉन एक्सपर्ट अप्रोच के साथ, बिकॉज दे आर रेंटियर्स, दे आर द नोबल, दे आर द एरिस्टोक्रेटिक क्लास, दे आर नॉट टेक्निकली स्किल्ड। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट। और इन्हीं डायरेक्टर से ऊपर बैठा हुआ आदमी डायरेक्टर जनरल, जो इन्हीं में से निकला। तो कंपनी लेवल पर भारत के एरिया में या जहाँ पर भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, काम देखने का काम कौन करता था? फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन या
कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, इस कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हुआ करती थी कुछ मेंबर्स की, उनको हम कहते थे काउंसिलर्स। क्या कहते थे? काउंसिलर्स। और इन काउंसिलर्स के साथ एक मेंबर होता था गवर्नर। तो गवर्नर कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए जो काउंसिलर्स हैं उनके साथ मिलकर के कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। तो गवर्नर विद काउंसिलर्स कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने का काम करता था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये आ जाता है कि ये जो काउंसिलर्स हुआ करते थे, ये काउंसिलर्स भी मेनली नॉमिनेटेड और यू कैन से सेलेक्टेड चूजन वन होते थे बाय द किंग। तो ये काउंसिलर्स कौन होते थे? चूजन या सेलेक्टेड मेंबर बाय द किंग, ये काउंसिलर होते थे। तो गवर्नर भी फिर उन्हीं में से कोई होगा। तो गवर्नर फिर मेनली कौन हुआ करता था? उस समय में एग्जिस्ट कर रहे ही जितने भी इंपॉर्टेंट नेवी ऑफिसर्स हुआ करते थे, या उस समय में एग्जिस्ट कर रहे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्मी ऑफिसर्स हुआ करते थे, जैसे एडमिरल्स हुआ करते थे नेवी के मेन, इन्हीं में से एक केडर आ जाता था गवर्नर्स का। हो गया सरकारी तंत्र। यहाँ पे भी नेवी और आर्मी ऑफिसर्स गवर्नर बनने की लालसा रखते थे, यही गवर्नर बनते थे। काउंसलर्स भी चुने गए हैं राजा के ही द्वारा, वो भी हो सकता है आर्मी के ऑफिसर्स हों या नेवी के ऑफिसर्स हों, कोई ना कोई इस तरह का रुतबा रखते हों। तो इस तरह से अगर हम सिंप्लीफाई करने का काम करें तो सिंप्लीफिकेशन कुछ ऐसी हो जाती है कि भारत के परिदृश्य में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में दो चीज़ें काम करेंगी। एक वो जो ऑल इन ऑल फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, दैट इज़ द काउंसिल डेस इंडीज, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ इंडिया। उसमें कौन बैठे हुए हैं? कंपनी के डायरेक्टर, डायरेक्टर्स का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डायरेक्टर्स का जनरल, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द किंग, डायरेक्टर जनरल सेलेक्टेड बाय द डायरेक्टर्स। उसके लिए भी किंग कह देता होगा किसको सेलेक्ट कर लो, ये। और बॉडी क्लियर? कंपनी के अफेयर्स मैनेज करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को देखने के लिए, प्रशासन को देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए देयर इज कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसमें काम कर रहे हैं द काउंसिलर्स सेलेक्टेड और चूजन वन बाय द किंग और द मिनिस्टर्स ऑफ द किंग, बॉडी ऑफ द किंग। देन देयर इज अ गवर्नर विद द काउंसिलर्स, जैसे वी कैन से गवर्नर इन काउंसिल। तो गवर्नर विद द काउंसिलर्स, गवर्नर डायरेक्टली चूजन फ्रॉम picked from the navy, army or any reputed post from the official cadre. Clear? Concept clear? So there are another person also, the governor, councillors, two people. क्या मैनेज कर रहे हैं? कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन। उस समय फ्रांस की तरफ से नेवी के, आर्मी के, रॉयल अथॉरिटी के, रॉयल हाउस के किसी भी मामले में कोई भी ऑफिशियल सेक्शन, कोई भी ऑफिसर किसी भी वे में कहीं भी किसी कॉन्टिनेंट या कंट्री में काम कर रहा है, उसको भी असिस्ट करना रहता था कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, उनको भी असिस्ट करना रहता था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को। मान लीजिए सिंपली नेवल एक्सपीडिशन के तौर पर भेजी गई है एक कॉन्टिंजेंट, और उसमें बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे आर्मी मैन, नेवी मैन, काफ़ी लोग आए हैं, और वो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपीडिशन कर चुके हैं। अब वहाँ पर कंपनी लगेगी, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ गई, कंपनी अपने वर्क देख रही है, प्रशासनिक काम देख रही, तो वहाँ पे वो एक्सपीडिशन करने वाले अगर मेंबर अवेलेबल हैं, वो ऑफिसर्स और वो सभी, उनको भी
समर्थन करना है और काम करना है किसके लिए, कंपनी के इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो एक तरह से हम देखें तो पूरी तरह से एक सरकारी तंत्र के मुताबिक काम चल रहा है। ठीक है, शेयर होल्डर्स के द्वारा बार बार ये मांग रखी गई समय समय पर, और सबसे पहले ये मांग रखी गई थी 1697 में कि हमारे द्वारा इलेक्टेड या नॉमिनेटेड लोगों को भी आप जगह दे दीजिए काउंसिल डेस इंडीज़ में। ये मांग मानी तो गई, लेकिन कभी भी पूरी नहीं हो पाई। कब पूरी होती है ये, 1745 के अराउंड जाकर के ये मांग कहीं ना कहीं पूरी होती है कि शेयर होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेटेड लोगों को भी जगह दी जाएगी काउंसिल डेस इंडीज़ में एज अ डायरेक्टर। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप 12 लोगों को नॉमिनेट करिए, किंग उनमें से 6 पे मोहर लगाएगा। आई बात समझ में? तो वहाँ पर भी किंग का दखल बहुत बड़ा है। शेयर होल्डर अपने लेवल पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर डायरेक्टर की पोस्ट के लिए बंदे नॉमिनेट तो करेंगे, लेकिन उन 12 लोगों में से जो 6 चुने जाएंगे उन पे भी मोहर किंग की ही लगेगी। आई बात समझ में? तो वहाँ पे भी फेवरेटिज्म नज़र आ जाएगा। तो बड़े पैमाने पर अगर हम कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन को देखें, ताकि आपको कभी लाइफ में गलती ना हो, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल पर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और गवर्नमेंट सपोर्टेड एंड प्रोटेक्टेड थी। ओके, समय समय पर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन और चेंजेस करने की मांग उठती रही। उसके कुछ कारण थे। वो क्या कारण थे? कंपनी को बड़े लेवल पर दिवालियापन झेलना पड़ रहा था। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत से ही बैंकरप्ट चल रही थी, और इसकी बैंकरप्सी ने ही ये सिचुएशन क्रिएट कर दी कि ये बहुत लेट आई, बहुत जल्दी चली गई। 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री खोलते हैं, 1760 में वांडीवाश का युद्ध हार करके चले जाते हैं। कितना समय बिताया? 100 साल। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी, जिसमें यह शर्त रख दी जाएगी कि चुप करके बस फैक्ट्री के बिजनेस के तौर पे काम करो और ब्रिटिशर्स के प्रोटेक्टरेट बन के जियो। ये मान लेंगे। क्यों? बैंकरप्टेड वर्जन में ही आए थे। मेडागास्कर की इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपीडिशंस तो फेल हो गई थी। भारत में भी कोई उतनी सफलता मिल नहीं पा रही थी व्यापार के माध्यम से, और वह नेचर ही नहीं था व्यापार का जो एक मर्सेंटलिस्ट क्लास में होता है। क्यों? क्योंकि बनाई ही एक मंत्री के द्वारा गई है कॉलबैट। शेयर होल्डर खुद रेंटियर्स और नोबल हैं, डायरेक्टर खुद लुइस 14 और रूलर के द्वारा चुने जा रहे हैं। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में काउंसलर खुद रूलर चुन रहा है। गवर्नर खुद नेवी या आर्मी के ऑफिसर केडर से बिलोंग कर रहे हैं, और आर्मी और नेवी के ऑफिसर जो वहाँ बैठे हैं पहले से, वो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करने का काम करेंगे। तो ऑलवेज इनका इंटरेस्ट ये रहा कि जो शॉर्ट टर्म वेस्टेड डिविडेंड्स या प्रॉफिट्स इन्हें मिल सकें, ये उन्हें हार्नेस करने में रहते थे, जैसा एक नोबल या रेंटियर करता है। लॉन्ग टर्म गेन में इनका फोकस था ही नहीं। तो ये अल्टीमेट लेवल पर मर्सेंटलिस्ट अप्रोच को लैक करते थे। इनकी कमर्शियल अप्रोच एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स एंड डच बहुत वीक थी, क्योंकि ये प्रेडोमिनेंटली एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ब्यूरोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह इसके भारत में हारने का एक सबसे प्रबल और प्रमुख कारण था। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह की कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत से ही हम देखें, 1664 में बनने के बाद से ही कई तरह की परेशानियां कंपनी झेलना शुरू हो चुकी थी। उसको परिवर्तन करने के कई कंसेप्ट किए गए। 1683 के दौरान एक मीटिंग बुलाई गई जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और ये मीटिंग क्या हुआ करती थी? असेंबली जनरल। तो असेंबली जनरल की मीटिंग बुलाई गई। असेंबली जनरल की मीटिंग क्या है? किंग ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर का समर्थन किया, तो किंग ने बनवाई है। और किंग उस समय जो निर्णय लेता था वो अपनी असेंबली के माध्यम से ही लेता होगा। किंग की सपोर्ट के लिए एक असेंबली एग्जिस्ट करती होगी ना। तो एक असेंबली जनरल बॉडी, असेंबली जनरल को बुलाया गया, मीटिंग कराई गई, और असेंबली जनरल की इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि कंपनी को रिवैम्प करने का समय है। पर रिवैम्प कैसे किया जाए?
कि जितने भी किंग के द्वारा नॉमिनेटेड डायरेक्टर हैं ये पेरेनियल हो जाएंगे टिल द एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि इनकी डायरेक्टरशिप परपेचुटी में हो जाए, परपेचुअल। 1683 में एक कंसेप्ट ये रखा गया कि जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द किंग हैं, यानी कि डायरेक्टर जो किंग के द्वारा नॉमिनेटेड हैं, ये परपेचुअल ही रहेंगे। जब इनकी डेथ हो जाएगी तो जो इनकी खाली जगह बचेगी उसको भरने के लिए जो बचे हुए डायरेक्टर जिंदा हैं वो किसी एक पर्सन को इलेक्ट कर ले इनकी जगह भरने के लिए, बट जब तक जिंदा है परपेचुअल डायरेक्टर रहेगा। इससे कंपनी को एक स्टेबिलिटी देने का प्रयास किया। इससे ये डिसाइड हुआ कि जब डायरेक्टर को दिखेगा कि वो परपेचुइटी में एक पोजीशन पे होल्ड कर रहा है तो कंपनी को ग्रोथ करना चाहेगा, क्योंकि उसकी कंपनी की ग्रोथ उसकी पर्सनल ग्रोथ हो जाएगी। उसे ये डर नहीं होगा कि मैं कंपनी के हित में आज काम कर रहा हूँ जी तोड़, पर 2 साल में तो मुझे इस पदवी से हटा दिया जा सकता है, तो मैं कार्य क्यों करूँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो अपने निजी हितों को देखते हुए कार्य करेगा और इस तरह से कंपनी बड़ी तीव्र गति से बढ़ेगी। ये रीवैम्प का थॉट था। ये तो उल्टा हुआ। जब आपने किसी को परपेचुटी में एक पोजीशन दे दी है वो तो करप्शन का आधार हो जाएगा, और वो करप्शन करेगा, उसकी विगरस नेचर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उसकी एंटरप्राइजिंग स्किल्स का कहीं ना कहीं दमन हो जाएगा, और वो क्यों अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए फिर मेहनत करेगा, अगेंस्ट चला। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ। तो ये तो एक नेगेटिव चीज़ ये थी। दूसरी नेगेटिव चीज़ क्या थी? किंग के द्वारा कंपनी को रिवैम्प करने के लिए प्रपोजल लाया जा रहा है। प्रपोजल किंग के माध्यम से लाता है किंग, उसके नॉमिनेटेड पर्सन, बिना मुंह खोलने वाले लोग, उसके डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स कौन है? मौन अधिकारी। मान लीजिए आज हमारे देश में या वर्ल्ड लेवल पे किसी भी देश में कोई बैंक है, बैंक का डायरेक्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चुना है, यही होता है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई फरमान आ गया, आप मान सकते हैं इस बात को कि डायरेक्टर उसकी अवहेलना करेगा? मैं नहीं मानता, नहीं करेगा। कहने के लिए तो कर देगा कि ऑटोनोमस बॉडी है, बैंक है, ये हुआ, नहीं कर सकता, करेगा ही नहीं। तो मीटिंग होती है कंपनी के लिए नियम बनाने के लिए, असेंबली जनरल की, और उस मीटिंग में डायरेक्टर तो मौन ही है, कुछ बोल ही नहीं सकते। जो किंग के द्वारा प्रपोजल रखा गया है कंपनी को रिवैम्प करने के लिए, डायरेक्टर के लेवल पे तो एक्सेप्टेबल ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डायरेक्टर, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग काइंड ऑफ। तो ये मौन धारण बैठे हुए हैं चुप करके। आने वाले दिनों में ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लर्क से बन जाएंगे, किसके? किंग के क्लर्क की तरह काम करेंगे, और कुछ नहीं होगा। आ जाती है बात शेयर होल्डर्स की। अब शेयर होल्डर का हक बनता है कि वो असेंबली जनरल में बोलेंगे किसके खिलाफ? किंग के लाए हुए प्रपोजल के खिलाफ। अब शेयर होल्डर कौन है? नोबल। कौन है? रेंटियर। और कोई भी नोबल और रेंटियर कभी भी किसी मिनिस्टर या किसी किंग के थॉट के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता, क्योंकि वो नोबल आधे से ज़्यादा खुद मंत्री ही हैं, एरिस्टोक्रेटिक है ना, ब्यूरोक्रेट, आधे से ज़्यादा खुद मंत्री हैं। जो रेंटियर हैं वो मंत्रियों के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। किंग प्रपोजल लेके आए, नोबल ने बोला आई ऑब्जेक्ट, रेंटियर ने बोला आई ऑब्जेक्ट, बोलो यार वेरी गुड, यू शुड ऑब्जेक्ट, कल से लैंड ले लो इसका बेटा, ये जो ब्याज खा रहा है ना, रेंट खा रहा है, उसके दम पे इतने ऑब्जेक्शन कर रहा है, हटाओ। तो शेयर होल्डर का भी बोलना नहीं बनता। तो इस तरह का एक स्टॉन्च ऑटोक्रेटिव कैरेक्टर रहा कंपनी का। मीटिंग पहले तो होती ही नहीं थी असेंबली जनरल की, कभी कर ली जाए तो शेयर होल्डर प्रेजेंट है और डायरेक्टर प्रेजेंट है, दोनों का नेचर समझा दिया आपको। आवाज़ उठाने की हिम्मत दोनों में ही नहीं है, वो उठाएं भी क्यों? तो चलनी किसकी है? किंग। तो एक पर्सन की विजडम से काम चल रहा है, और दूसरा सेक्शन जिसको बहुत ज़्यादा बागडोर दी है, किंग ये सब कर किसके दम पे रहा है? अपनी सेना, अपनी नेवी, अपनी आर्मी, उसके दम पे वो एरिया जीत रहा है, एक्सपीडिशन कर रहा है, और वो व्यापारिक थॉट से कहीं परे हैं, मर्सेंटलिस्ट अप्रोच से बहुत दूर है, कोसों दूर हैं। उनके मन में क्या है? बम मारो, उड़ाओ, एरिया कब्जाओ, बाकी तो छोड़ दो। तो यह सारे इनहेरिटेड वीकनेसेस रही हैं इस कंपनी की, जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए मैंने यह कंसेप्ट यहाँ पर समझाने का प्रयास किया कि इस तरह की असेंबली जनरल मीटिंग्स हुआ करती थी, इस तरह से कार्य पद्धति इनकी रहती थी, और अगला नुकसान का कारण क्या झेलना पड़ा।
इस पर्टिकुलर समय में तो भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर गवर्नमेंट ठीक होती। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी पीरियड को, एरा को पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिए कि उस समय में जो रूलिंग पावर है, जो कोई ग्रुप है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी है, उसका माइंडसेट, उसका टेम्परामेंट क्या है। मान लीजिए अगर रूलिंग पावर चंद्रगुप्त मौर्य है या अशोक है तो स्टेट बेनेवलेंट होगा। रूलिंग पावर अकबर है तो स्टेट काफ़ी टॉलरेंट होगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा, अगर रूलिंग पावर किसी लेवल पर औरंगजेब है तो स्टेट काफ़ी रिजिड होगा, थोड़ा सा इंटॉलरेंस भी आ जाएगा। तो रूलिंग अथॉरिटी बड़े लेवल पर डिसाइड करती है कि ये पीरियड किस तरह से कार्व आउट होगा। तो कोई परेशानी नहीं थी, अगर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल था कंपनी पे तो क्या दिक्कत हो जाती। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पर आ जाती है ना कि उस समय की जो फ्रेंच गवर्नमेंट हुआ करती थी वो खुद बड़े पैमाने पर सेमी फ्यूडल कैरेक्टर की थी। और सेमी फ्यूडल कैरेक्टर में ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्या चीज हो जा रही है, लैंड एनक्रोचमेंट एक्सपीडिशंस, मर्सेंटलिस्ट कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट्स के कंसेप्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट बहुत पीछे रह जाते। अभी भी एक फ्यूडलिस्टिक, अभी भी बड़े पैमाने पर ये उसी सामंतवादी सोच के साथ चल रहे हैं कि बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज को एक्वायर कर लो और फिर उसका जितना अधिक दोहन हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, कर लो, हो गया कार्य। ऐसा नहीं चलता। फिर बड़े पैमाने पर लुइस 14 की गवर्नमेंट, लुइस रूलर ही फ्रांस के जितने भी ये शासक रहेंगे, बर्बन डायनेस्टी आगे जा करके फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होगा अभी, आप देखेंगे तो खर्चीले जम के हैं, पत्नियों पे पैसा बहुत, एंटोनियो पे बहुत पैसा उड़ा देंगे आने वाले समय में, रेवोल्यूशन भी हो जाएगा। और फिर ऐसे जब आप सरकारें चलाएंगे, राज्य का कोष ऐसे कपड़ों में खर्च करेंगे तो फिर तो काम होना ही है। दूसरी बात, ऑटोक्रेटिक बहुत स्ट्रांग थे। तो गवर्नमेंट क्या थी, ऑटोक्रेटिक थी, ओके। और गवर्नमेंट क्या थी, बड़े पैमाने पर इनडिग्निफाइड थी, रिस्पेक्ट नहीं थी आम जनता में, ठीक है। और गवर्नमेंट अपने आप में सेमी फ्यूडल है, ऑटोक्रेटिक है, इनडिग्निफाइड है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा, काफी डेकेडेंट गवर्नमेंट थी, मतलब बाउंडेड बाय द ट्रेडिशंस ही, नए परिवर्तनों को स्वीकार ही नहीं कर रही है, नए तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि एक नए माहौल में गए हैं, एक नया देश है। ठीक है, हमारे अपने कंट्री में ब्रिटेन के साथ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन देश बदला, हालात बदले, डिप्लोमेटिकली सोचते हैं, क्यों उस ब्रिटेन की लेगेसी और युद्धों को भारत में भी कंटिन्यू कर रहे हैं, वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए कंसेप्ट्स, नए थॉट्स एक्सेप्टेबल नहीं है, बाउंडेड बाय द ट्रेडिशन, डेकेडेंट, पीछे की तरफ जाने वाले, फॉरवर्ड लुकिंग है ही नहीं। ये इनका सबसे बड़ा नुकसान का कारण बना। तो द वेरी नेचर ऑफ द गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फॉर द सडन एंड ऑफ द कंपनी। Because the government was not up to the mark, government was not much applauded by the masses of the country, and they were not in the capacity to rule the state in a better way. That was the concept. Clear? तो ये सारी चीज़ों ने नुकसान कर दिया इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नेचर को। किसी तरह से इन्होंने काम चलाते रहे, संशोधन करते चले गए, नए मेंबर भी ऐड किए डायरेक्टर्स में, टोटल 8 न्यू मेंबर्स ऐड किए। और ये सारा होने के बाद 12 डायरेक्टर्स ही मेनली कंपनी को चलाने का काम करते थे। मतलब किसके नाम पे, किंग के नाम पे, तो 12 डायरेक्टर्स ही मेनली। एकदम क्लोज्ड सिस्टम, को पता ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्लोज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समय आगे बढ़ा, 1721 से 1723 के दौरान कंपनी के नेचर को चेंज करने के लिए न्यू कंपनी फिर से फॉर्म की, फिर से ज़िंदगी को फिर से आगे बढ़ाना चाहा और कंपनी का नया सेंटर मालाबार कोस्ट में, केरला में माहे को बनाया गया। और 1725 में माहे को बनाने के बाद कंपनी का फिर से रीवैम्प हुआ। 2 गवर्नर जनरल्स आएंगे अब भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट।